हायर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स है। Okay. Okay. So this is the first question of this paper. क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में बेसिकली डेफिनेशन दिया गया है। मैंने आई थिंक यूनिट 1 में ये डेफिनेशन के बारे में बताया था कि 2014 में ये डेफिनेशन दिया गया है, सोशल वर्क का डेफिनेशन है। और जैसे मैंने बताया था कि आपको पूरा अच्छे से याद करना है डेफिनेशन को। इसमें से कौन सी टर्म जो है इसके दी नहीं गई, इसको आप यहाँ पर देख करके बताना है। सोशल जस्टिस, सोशल कोहेंशन, ह्यूमन राइट्स या सोशल अंडरस्टैंडिंग। ओके, विच इज द पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क, ये आपको बताना है। ओके, मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। सोशल वर्क एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, राइट, पढ़ाई करते हैं डॉक्टर की, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल वर्क भी इसी प्रकार का प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। और एकेडमिक डिसिप्लिन है क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसका प्रॉपर एक कोर्स होता है, डिग्री होती है, और जिसके माध्यम से हम समाज, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं, समाज के अंदर लोगों को एम्पावर करना, और जो गरीब लोग हैं, जो नीडी पर्सन है, उनको लिबरेट करना फ्रॉम द पॉवर्टी, जो भी उनके चैलेंजेस हैं उससे। ओके, आईएफएसडब्ल्यू के द्वारा इस डेफिनेशन को दिया गया था 2014 में। सो विच ऑप्शन विल बी राइट? ओके, लेट मी चेक द आंसर। हिमानी मिश्रा, सोशल कोहेंशन। ओके, एंड अदर और किसी का आंसर नहीं आ रहा है? विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? बी, कोहेंशन। और एनीबडी? ए, सोशल जस्टिस। देखिए, सोशल जस्टिस इसका पार्ट नहीं है, डेफिनेशन में दिया गया है, लेकिन सोशल जस्टिस जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने की बात की गई कि सोशल वर्क का जो बोल सकते हैं सेंटर वैल्यू जो होती है वो आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। दीज आर द काइंड ऑफ प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो इन सोशल वर्क प्रैक्टिस। ओके, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज यहाँ पर दी गई है, सोशल वर्क इज द प्रैक्टिस इज प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट सोशल चेंज, सोशल कोहेंशन। ओके, यहाँ पर कोहेंशन होगा, सोशल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ पर सोशल कोहेंशन होगा। डेफिनेशन को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में दिया गया है, सोशल वर्क इज द प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन दैट प्रमोट सोशल चेंज, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेंशन एंड एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। उसके बाद नीचे दिया गया है कि सोशल वर्क की जो सेंटर वैल्यू है वो क्या है। ये सोशल जस्टिस को जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना, ह्यूमन राइट्स को, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, रिस्पेक्ट करना डाइवर्सिटी को। ओके, ये सभी चीजें दी गई हैं। तो सोशल कोहेंशन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर देना है आपको। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है थ्योरी में। हु क्वेश्चन द स्टेटस ऑफ सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन इन बेल्टीमोर कॉन्फ्रेंस ऑफ चैरिटी एंड करेक्शंस हेल्ड इन 1915 में किसके द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, क्वेश्चन किया गया था कि सोशल वर्क प्रोफेशन है या नहीं है, इस प्रकार से, राइट। तो किस थिंकर के द्वारा ये बोला गया था कि जो सोशल वर्क है बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि एक प्रोफेशन नहीं है, इज नॉट अ येट अ प्रोफेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, और डी ऑप्शन। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 1915 के अंदर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, उसमें अब्राहम लेसनर के द्वारा
बोला गया था कि जो सोशल वर्क है एक प्रोफेशन, मतलब फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं है, और उस पर उन्होंने स्पीच दी थी। ओके, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी पार्ट में। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपको देना है। Want, disease, ignorance, squirrel and idleness. These are the 5 giant. Okay, क्या हो गया इसको? 5 giant to be tackled by a massive program of socialization, which was proposed by, किसके द्वारा इसको प्रपोज किया गया था? और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरी में, उन सभी से आ रहे हैं। ओके, आपको बताना है कि किसके द्वारा ये एक सामाजिक कानून को जो है बनाया गया था, और उसको पार्लियामेंट में उन्होंने प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार से हम समाज के अंदर बदलाव कर सकते हैं थ्रू दी वेरियस सोशल प्रोग्राम के माध्यम से। ओके, जिसके माध्यम से जो 5 जेंट है, जो 5 बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम अगर टैकल करेंगे तो सोसाइटी में जो गरीबी है या जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स है उसको हम कम कर सकते हैं। तो 5 बड़ी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया था। वांट, जरूरत। ओके, दूसरी थी डिजीज, जो बीमारी है उसके लिए इन्होंने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे फॉर द हेल्थ। ओके, इसके लिए वांट के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात की कि रोजगार दिया जाए। ओके, इग्नोरेंस, इसके लिए उन्होंने कहा एजुकेशन प्रमोट करना होगा सोसाइटी के अंदर। ओके, स्क्वायरल, दैट काइंड ऑफ डर्ट एंड, ओके, एंड आइडलनेस। आइडलनेस के लिए सिंपल है, अगर लोगों के पास रोजगार रहेगा तो ओके दे विल वर्क एंड दे विल अर्न समथिंग। So these are the 5 giant, 5 problems, big problems, which can be tackled by the law. तो किसके द्वारा बोला गया ये? विलियम बेवरेज के द्वारा। ओके, बिल्कुल, बेवरेज रिपोर्ट 1941, 1942, विच वन? ओके, वन सेकेंड, इधर इसका क्या आंसर दिया गया है? हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। effort aim at initiating suitable change and reforms to improve socio-economic condition and to better social climate is term as, इसको क्या बोलते हैं? और your annotation are necessary and helpful. ओके, ओके, एक्चुअली लिखने में ना थोड़ा टाइम जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बोल करके आपको अगर समझ में आ रहा है तो दैट इज इजी, बट आई विल ट्राई, बिकॉज लिखना भी जरूरी है। ओके, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। सोशल एक्शन। ओके, और एनीबडी? कुछ लोगों का आंसर आ रहा है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ओके, सॉरी, बी सोशल एक्शन। ओके, ये सोशल एक्शन ही करेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये जे के जेकोब के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी सोशल एक्शन की। ओके, इन्होंने कहा कि सोशल एक्शन इज एसेंशियली एन एफर्ट टू एम, जो कुछ यहाँ पर लिखा है उसी चीज को, इज एन एफर्ट एम एट इनिशिएटिंग सुटेबल चेंजेस, थोड़ा बदलाव करना, रिफॉर्म करना, ताकि समाज की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, एक अच्छा बेहतर सोशल क्लाइमेट डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज द सोशल एक्शन डेफिनेशन गिवन बाय द के जेकोब, ये भी याद कर लेना। ओके, सो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी 1959 इज गिवन बाय, किसके द्वारा थ्योरी दी गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप इसका आंसर लगा सकते हैं आराम से, और इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में। ये क्रिमिनोलॉजी की थ्योरी है, और जहां पर इन्होंने बताया, इसके द्वारा बताया गया था ऑप्शन नंबर डी, सुदरलैंड के द्वारा। ओके, इन्होंने प्रपोज किया कि थ्रू द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के माध्यम से, ओके, कोई भी इंडिविजुअल लर्न कर सकता है जो क्रिमिनल एक्टिविटी या क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उसका एटीट्यूड या टेक्निक्स या मोटिवेशन जो मिलता है क्रिमिनल बिहेवियर का, वो इंटरेक्शन के माध्यम से मिलता है लोगों से। ओके,
जैसे कि जो अच्छी चीजें हम सीखते हैं लोगों से इंटरेक्ट करके, ओके, अच्छे वैल्यू एटीट्यूड, वो उसी प्रकार से जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, क्रिमिनल बिहेवियर होता है, उसको भी हम उसी तरीके से सीख सकते हैं जैसे कि अच्छे बिहेवियर को हम लर्न करते हैं, ये बोला गया। तो यहाँ पर सदरलैंड आंसर विल बी करेक्ट आंसर। ओके, वी डेवलप क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम इट्स, आपने मिर्जापुर, हाँ, जैसे मिर्जापुर मूवी थी या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर है, राइट, तो उनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है उसी क्रिमिनल एक्टिविटी या उस प्रकार के वर्क में इन्वॉल्व है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो एटीट्यूड है, जो क्रिमिनल बिहेवियर का, वो अपने पेरेंट्स से सीखा है, तो इसी वजह से वो भी उसी प्रकार का क्रिमिनल एक्टिविटी या क्राइम करते हैं। सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, सो वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस थ्योरी, डी विल बी राइट आंसर। Question number 6. The concept of I and me with reference to the development of self used by, किस थिंकर के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, हम लोग डिस्कस किए थे यूनिट सेकंड में, जहां पर मैंने बताया था कि किस प्रकार से किसी पर्सन का सेल्फ, उसका जो पर्सनालिटी है, वो डेवलप होता है विद रेफरेंस टू आई एंड मी। जहां पर मैंने बताया था कि मी जो है क्या है, एक सोशल एस्पेक्ट है, और आई जो क्या है, इंडिविजुअल एस्पेक्ट, मतलब किसी पर्सन का खुद का एस्पेक्ट है। ओके, पर्सनल एस्पेक्ट है, बिल्कुल। ओके, मी डेवलप होता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, उसी के आधार पर आपका आई डेवलप होता है। पर्सनालिटी इन दोनों के आधार पर डेवलप होती है, किसी पर्सन का जो सेल्फ है, उसका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होता है। ये आपका, हाँ, सोशल मी, हाँ बिल्कुल, सोशल एस्पेक्ट आपका मी है। धीरे धीरे जो है हैंड राइटिंग ठीक होगा, ये सोशल एस्पेक्ट है, और आई आपका एक पर्सनल या इंडिविजुअल एस्पेक्ट, जो कि आई भी डेवलप होता है थ्रू दी मी, और मी डेवलप होता है थ्रू दी सोसाइटी, और इसके आधार पर पर्सन की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप होती है। ओके, तो एच जी मीड के द्वारा ये दिया गया था, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. A process of social influence in which a person can enlist the aid and support of others in the accomplishment of social common task in called, इसको क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम दूसरे की मदद लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, एड लेते हैं इस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप या स्टेटस। यहाँ पर कोई एक पर्सन दूसरे का सपोर्ट लेता है पूरे के पूरे कॉमन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ग्रुप के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज द काइंड ऑफ क्वालिटी, और यू कैन से, जिसके माध्यम से कोई एक पर्सन विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स they will try to complete the task which is common to everybody, right? So that is called as leadership, इसको हम लीडरशिप बोल सकते हैं। ओके, एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है, इससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि लोग जुड़ें और साथ में मिलकर के सपोर्ट करें और किसी टास्क को कंप्लीट करें। तो ये जनरली हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज करते हैं। और ओके, क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है, या हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घटक, राइट, ऐसा कुछ बोलता है। एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट और परसेप्शन कंपोनेंट, बताइए। डी, सी, सभी का डी आ रहा है। परसेप्शन कंपोनेंट इज आई थिंक पार्ट ऑफ दैट। ओके, डी, डी। सो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, कौन कौन से हैं बताइए। पहला तो हो गया आपका अफेक्टिव कंपोनेंट, हाँ बिल्कुल, अफेक्टिव कंपोनेंट, ये क्या है, ये अफेक्ट मतलब फीलिंग्स। ओके, फीलिंग्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एटीट्यूड बनाने में। दूसरा है आपका बिहेवियरल कंपोनेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, मतलब बिहेवियर ही, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एटीट्यूड। एंड तीसरा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, जैसे नॉलेज है, ओके, बिलीफ है, इसके आधार पर आपकी पर्सनालिटी का विकास होता है, एटीट्यूड डेवलप होता है। ओके, जितना पर्सन को नॉलेज होता है, बिल्कुल, हाँ। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ओके, ये दर्शाते हैं किसी का एटीट्यूड कैसा है, उसके पास नॉलेज, उसका बिलीफ, फीलिंग्स,
एटीट्यूड, बिहेवियर किस प्रकार का होता है, उसी के आधार पर पर्सन जो है उसका एटीट्यूड दिखाता है। सो डी विल बी राइट आंसर बिकॉज ये इसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर पूछा गया नो। क्वेश्चन नंबर 9, a system of behavior and psychological processes occurring with a social group or between social group that is often termed as, very simple question, थोड़ा घुमा के बोल दिया गया है, बात वही है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। एक ऐसा प्रोसेस या साइकोलॉजिकल प्रोसेस या बिहेवियर जिसके माध्यम से सोशल ग्रुप के अंदर या बिटवीन द सोशल ग्रुप, या तो एक ग्रुप है उसके अंदर ही इंटरेक्शन हो रहा है या दो ग्रुप के अंदर, इस प्रकार से। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम जिसके माध्यम से इंटरेक्शन होता है? देखिए सभी लोग आंसर देंगे, ओके। जिन लोगों को नहीं पता होता आंसर वो भी आंसर दीजिए, ओके, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका कौन सा आंसर। आप कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हमको आंसर नहीं पता होता, लेकिन हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं या कुछ ट्रिक बना करके आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों को अभी भी अप्लाई करना होता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि आपके कितने कितने परसेंट गैस आपका सही होता है। तो जो आप तुक्का लगा रहे होते हैं कितने परसेंट आपका सही हो जाता है, तो उससे भी हेल्प मिलती है एग्जाम में, ओके। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, सही आंसर लगाने की और तुक्का मारने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सी विल बी, नहीं नहीं, बी आंसर इसका करेक्ट होगा, ग्रुप डायनेमिक्स। जो मैंने बताया था कि ग्रुप डायनेमिक्स मतलब होता है इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप या फिर बिटवीन द ग्रुप। एक काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से लोग इंटरेक्ट करते हैं, काइंड ऑफ इंटरेक्शन होता है, ओके। इंटर ग्रुप डायनेमिक्स होता है या इंट्रा ग्रुप डायनेमिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप डायनेमिक्स। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो कि अकर हो रहा है विद इन द ग्रुप, या जैसे हम बोलते हैं इंट्रा और बिटवीन द ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में, तो इंटर डायनेमिक्स बोल सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क? ग्रुप वर्क का ये प्रिंसिपल नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इसमें ये जरूर देखा करिए कि नोट नॉट लिखा है कि नहीं लिखा है। कभी कभी हम लोग नोट नहीं देखते और आंसर उसी के अनुसार लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। सो वी हैव टू ऑलवेज अलर्ट और द क्वेश्चन, तो इसमें नोट लिखा है कि नहीं लिखा है। टेकिंग डिसीजन क्विकली ऑन behalf ऑफ ग्रुप, plan the organization of the group, providing new opportunity to the group, and use of scientific action plan. So which option will be right answer? देखो क्लियर, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ऐसा कोई काइंड ऑफ प्रिंसिपल नहीं है सोशल ग्रुप के अंदर जहां पर ऐसी बात की जाए कि ग्रुप के बिहाफ पर हम क्विक डिसीजन लेते हैं। क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता है। ग्रुप के अंदर जो है सबका पार्टिसिपेशन होता है, ओके, सबके ओपिनियन रखे जाते हैं, एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जाता है। सो इट्स नॉट अ क्विक डिसीजन, इट्स वेरी लेंदी, वी कैन से, काफ़ी समय लगता है। देन विल टेक डिसीजन अबाउट द वर्क। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी साइंटिफिक अप्रोच हम अपनाते हैं तो सही है। एंड न्यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रुप, नई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना और प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप, ये तो है ही उसमें, तो आपके ये तीनों करेक्ट है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 11, टूल इन ट्रीटमेंट इज द फ्रेज फर्स्ट यूज बाय, किसके द्वारा ये जो है फ्रेज यूज किया गया? ऑप्शन नंबर 1, ओके। अब ये जो है थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको अगर पता होगा तो आप लगा पाएंगे, राइट। इसमें ज़्यादा सोचने का स्कोप नहीं होता है, ओके। तो ये पॉलिस परमेल के द्वारा सही आंसर है, सी नहीं होगा, ए आंसर है, ओके। पॉलिस परमेल, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी केसबर्ग, ये भी याद कर लेना। साइकोसोशल साइकोसोशल थेरेपी कितने में लिखी गई थी? 1972 में। ये याद लिख लेना उसमें। अगर आपने पीडीएफ प्रिंट करा लिया है तो उसमें ये ऐड कर लेना, अगर नहीं होगा, वैसे होगा तो ओके। वहां पर उन्होंने बात की थी ट्रीटमेंट की, टूल एंड ट्रीटमेंट, ओके। तो आपको इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये थेरेपी लिखा हुआ है, साइकोसोशल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the following terms are frequently used to describe the rationale
फॉर होम विजिट एक्सेप्ट, यहाँ पर एक चीज को छोड़ करके बाकी जनरली होम विजिट के लिए यूज की जाती है टर्म, जैसे एम्पावरमेंट है, इनेबलमेंट है, इनहेंसमेंट है और इंगेजमेंट है। तो कौन सी टर्म जो है जो नहीं इंक्लूड है होम विजिट के अंदर, जो कि हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जस्ट टू शो द रैशनल फॉर द होम विजिट, कि होम विजिट करने के पीछे जो कारण है कि होम विजिट क्यों कराया जाता है, क्यों किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, तो ये इनमें से एक नहीं हो सकता। केस वर्क, ओके, एम्पावरमेंट करना, ओके, नेक्स्ट, ओके, एनहेंसमेंट, इनेबलमेंट, एंगेजमेंट, और सभी का आंसर है डी, एंगेजमेंट। देखिए एंगेजमेंट तो होगा ही ना, एंगेज बिना एंगेजमेंट के कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सोशल वर्कर जब वो होम विजिट करेगा, पर्सन से मिलेगा, तो एंगेजमेंट इज द काइंड ऑफ शुरुआती होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, इनेबलमेंट, एम्पावरमेंट, ओके। सो विच विल बी राइट आंसर? इनेबलमेंट का मतलब क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड कराना, जो सर्विस दी जाती है होम पर पर्सन को, क्योंकि जो होम होता है उसके लिए एक अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट होता है, सेफ इन्वायरमेंट होता है पर्सन के लिए, तो वहाँ पर वो स्किल्स को लर्न कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने बिहेवियर को ठीक कर सकता है। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज इनेबलमेंट, ओके। इंगेजमेंट भी होगा उसमें, नहीं नहीं, एनहांसमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट विद द सपोर्ट ऑफ सोशल वर्कर, ओके। सो एम्पावरमेंट आई थिंक इसमें कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि एम्पावरमेंट तो वैसे भी हो जाएगा होम विजिट के अलावा भी, थ्रू द वेरियस टेक्निक वी कैन डू द एम्पावरमेंट टू द पर्सन। सो दीज थ्री विल बी कंसिडर अंडर दिस एंड एक्सेप्ट एम्पावरमेंट। तो ये आंसर इसका करेक्ट होगा, जिसका डी है, आई थिंक डी नहीं है इसका। एंगेजमेंट इज द फर्स्ट, आई कैन से फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट द सर्विस टू द पीपल। फर्स्ट आंसर विल बी राइट आंसर, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट इज द नॉट अ रैशनल फॉर द होम विजिट। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, रैशनल फॉर द होम विजिट। जनरली होम विजिट जो करते हैं सोशल वर्कर या कोई भी, तो उसके पीछे जो रैशनल होता है कि क्यों करते हैं। एम्पावरमेंट तो वी कैन डू थ्रू दी वेरियस टेक्निक, लाइक होम विजिट नहीं होगा तब भी हम जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको एम्पावरमेंट उसका पॉसिबल हो सकता है बाई अदर मीन, अदर मीडियम, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर प्रोफेसर एच वाई सिद्दीकी के द्वारा 1997 में दे वर्कआउट ऑन द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो आपको बताना है कितने प्रिंसिपल हैं, 6, 7, 8 और 9। We have discussed already about the principle of community organization, which is given by the H.Y. Siddiqui. किसी को याद नहीं होगी शायद, अगर किसी को याद है तो you can just mention in the comment box how many principle the of the community organization which is given by the H.Y. Siddiqui. Okay, 8 है। So can anybody tell? मतलब आठों के नाम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आठों के नहीं, एटलीस्ट 2, 3, 4 जितने भी याद है, so that will be kind of revision, okay। 8 करेक्ट है, और 8 में से कौन कौन से हैं बोलिए आप, हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। पार्टिसिपेशन, ओके, बिल्कुल सही है, लिखिए पीपल पार्टिसिपेशन हो गया, और दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वेरी सिंपल, इसको रटने की जरूरत नहीं, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा लोग होंगे, समूह बड़ा होगा, तो प्रोसेस फंक्शनिंग वर्क डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ओके। और बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका जो प्रोसेस होगा वो काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, शुरुआत में बहुत ज्यादा फॉर्मल ना हो, राइट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, हाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा, ओके। स्पाइडर कॉप किसी ने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, स्पाइडर, सॉरी, स्पाइडर,
ऑफ। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग। प्लानिंग हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ओके, इंटर से कुछ होता है, हाँ, इंटर ग्रुप अप्रोच। ओके, जैसे कि बहुत सारे समूह हैं तो उनको मिला करके एक इंटर ग्रुप अप्रोच अपनानी होती है। छोटे छोटे समूह की अपनी अपनी समस्याएं होती है, अपने चैलेंज होते हैं, तो हमको सबको लाना होता है, इंटर ग्रुप अप्रोच अपनानी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्या है? देखिए, कम्युनिटी है, कम्युनिटी के पास कुछ रिसोर्सेज भी होंगे, तो रिसोर्सेज को लेकर कौन सा प्रिंसिपल है? डेमोक्रेटिक फंक्शन हो गया, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बिल्कुल, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनियस रिसोर्सेज। वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सो वी कैन से ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस रिसोर्सेज। ओके, डेमोक्रेटिक फंक्शन हो गया है। और और कोई बचा है? इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा सी बचा हुआ है। सी का मतलब क्या हुआ? सीओ, सीओ या बोल सकते हैं कुछ भी। हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल orientation. So these are the like total 8 principle which is given by the CTP. Okay, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट है, जयश्री नाग कल्चरल ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। शुरुआती जो स्टेज होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है? सबसे पहले हम जो नीड्स हैं उनको प्रियोरिटाइज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या नीड्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या जरूरतें हैं। एडजस्टमेंट एंड नीड्स एंड रिसोर्सेज, जो नीड्स एंड रिसोर्सेज उनको एडजस्टमेंट करना, समझना, और उसके रिगार्डिंग रिसोर्स को मोबिलाइज कराना, या फिर सामाजिक बदलाव, सोशल चेंज को इनिशिएट करना। तो सोशल चेंज तो बाद में आएगा, पहले। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, सोशल एक्शन इज द मास बेटरमेंट थ्रू द प्रोपेगेंडा एंड लेजिस्लेशन। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्रचार प्रसार करना, और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून के माध्यम से। तो मास बेटरमेंट हो सकता है, बेहतरी आ सकती है समाज में बड़े स्केल पर, अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, सोशल एक्शन बनाते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं सोशल एक्शन। ये किसके द्वारा बोला गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी पार्ट में। ओके, आपके पास जो नोट्स हैं उसको पढ़ते रहना अच्छे से, आपके जो भी सभी बेसिक्स अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आंसर आप लगा सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 16, ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ मॉडल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय द HYCP। आपको बताने में से कौन सा मॉडल नहीं है? ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया हुआ तो उसमें बताया था आपको। ओके, तो जो इसका मॉडल नहीं है, जो कि सीडीपी के द्वारा दिया गया है, वो आपको बताना है कौन कौन सा है। उन्होंने सोशल सिस्टम चेंज मॉडल की बात की थी, स्ट्रक्चर चेंज मॉडल की बात की थी, और नेबरहुड डेवलपमेंट की बात की थी। ओके, तो ये तीनों जो है इसमें आ जाएंगे, ये नहीं है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। करेक्ट है। फर्स्ट विल बी राइट आंसर बिकॉज इट्स नॉट द मॉडल ऑफ गिवन बाय द HYCP। एक बार सभी मॉडल रिवाइज कर लेना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सोलनेस्की के द्वारा दिया गया था। सोलनेस्की के द्वारा कौन कौन से क्या मॉडल दिया गया और क्या अप्रोच थी, क्या थ्योरी थी उनकी? एनीबडी कोई बताएगा? और सोलनेस्की जो काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और साथ साथ जो एग्जाम होगा SEL उसका, ऑल इंडिया का, उसके लिए कन्फ्लिक्ट अप्रोच उन्होंने बताया था कि बिल्कुल थ्रू दी कन्फ्रंटेशन, थ्रू दी कन्फ्लिक्ट, थ्रू दी राइट, हाँ, संघर्ष के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं, जो हमारी जरूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर सकते हैं। उसके लिए हमको कंट्रोवर्सी करनी होगी, एजिटेशन करना होगा, कन्फ्लिक्ट करना होगा। ओके, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन के माध्यम से, बिल्कुल सही है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिंसिपल दैट द डिस्कंटेंट मस्ट बी वाइडली शेयर। इसका मतलब क्या है? एक सिद्धांत की बात की जा रही है कि जो डिस्कंटेंट है वो जनरली शेयर होना चाहिए, मस्ट बी वाइडली शेयर। डिस्कंटेंट मतलब होता है असंतोष।
किसी चीज को लेकर के जो है अगर आप एग्री नहीं करते हैं या डिसएग्री करते हैं या असंतोष होते हैं उसको लेकर के, वो सभी चीजें शेयर होनी चाहिए लोगों के बीच में। इसका मतलब क्या, अगर हम बात करें इस प्रिंसिपल की, कि जो सिद्धांत है अगर इस चीज का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ जी। डिसकंटेंट पर से इज गुड, इसका मतलब क्या है? गाइस आप लोग इसका आंसर दीजिए, 1 सेकंड।